नमस्कार, दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में एनडीए सरकार ने अभी लोकसभा के सामने एक नया बिल लाया है, जो अगर ये लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा पास एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ये एक्ट बन जाएगा। तो अभी इस प्रक्रिया में लोकसभा के सामने जब ये बिल आया है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और किस प्रकार ये आप पे प्रभावित करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये है क्या। हालांकि आज के समय में लगभग 658 मिलियन भारत में इंटरनेट यूजर हो गए हैं, और जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां उन सूचनाओं का प्रयोग करके व्यापार को बढ़ाते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई हैकर इस प्रकार की सूचनाओं को जब अपने पास प्राप्त कर लेता है तो आपकी स्वायत्तता, आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। तो ऐसे में सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो इन्हीं सब समस्याओं से संबंधित है, इन्हीं सब समाधानों से संबंधित है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे है क्या। तो जैसे कि आज हम जिस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा में ला दिया, एनडीए गवर्नमेंट ने ला दिया, नहीं। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार से हमें इसकी जरूरत पड़ी, आखिर आज इसकी आवश्यकता क्या है और अन्य देशों में इसके संबंधित प्रावधान क्या है। तो अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये देखेंगे, तो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे तो 2017 में एक केस आता है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ। इसमें कोर्ट का निर्णय ये होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये होता है कि गोपनीयता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट, और ये आपका आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार के ऊपर दबाव आ जाता है कि यदि डाटा जो है, सूचना जो है और ये गोपनीयता जो है मौलिक अधिकार है, तो इससे संबंधित कोई एक्ट या कानून होना चाहिए जिससे उनका संरक्षण किया जाए, और अगर इस एक्ट या कानून का उल्लंघन हो तो किसी न किसी प्रकार के सजा और फाइन का प्रावधान हो। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव था, तो सरकार ने 2018 में जस्टिस श्री कृष्ण के अध्यक्षता में एक श्री कृष्ण समिति बनाई, जिसमें यह कहा गया कि आप अवलोकन करिए, विचार करिए और एक रिपोर्ट पेश करिए कि हम डाटा से संबंधित संरक्षण को लेकर किस प्रकार से कोई नया नियम, कानून या विधि बना सकते हैं। तो ऐसे में इनकी रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई तो उसके बाद इन्होंने एक विधेयक लाया, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019। और जब ये विधेयक आया तो इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति के पास जब भेजा गया, उसके बाद यहाँ पे महामारी आ गई भारत में, और जब भारत में महामारी आई तो वो समिति जो है अपना रिपोर्ट पेश करने में देरी कर दी, और ये रिपोर्ट पेश होता है आपका दिसंबर 2021 में। जब दिसंबर 2021 में रिपोर्ट आ जाती है तो सरकार के ऊपर ये दबाव आ जाता है कि किसी न किसी प्रकार से एक ऐसी विधि या कानून का निर्माण किया जाए जिससे इन रिपोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके हिसाब से एक मसौदा तैयार करें जिससे लोगों के हितों की रक्षा हो सके। तो अब उसके बाद डेटा संरक्षण विधेयक 2021 आया। देखिए 2019 जो विधेयक आया था, ये संयुक्त संसदीय समिति के पास चला गया, महामारी आई, उसके बाद महामारी के बाद वो रिपोर्ट 2021 में पेश किए गए। उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने डेटा संरक्षण विधेयक 2021 लाया। अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जो संयुक्त संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया था और जिस प्रकार से जस्टिस श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी, इन सभी समितियों के रिपोर्टों को समन्वय कराने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया था उसमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई थी, और जब बहुत सारी जटिलताएं आ गई थी तो सरकार ने उस विधेयक को वापस ले लिया। हालांकि इस विधेयक को वापस ले लिया, इसके बाद ये विधेयक की जरूरत तो आज भी है और थी भी। तो इसी सब इतिहास को देखते हुए, इसी सब घटनाक्रम को देखते हुए सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है, और वो मसौदा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब एक्चुअली ये है क्या,
ये है कि आपकी जो सूचना है, जो डाटा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, तो उसका किस प्रकार से संरक्षण होगा और उसका किस प्रकार से आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं, इससे संबंधित प्रावधान हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आप कोई सामान परचेस करते खरीदते हैं, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं, नाम, पता, एड्रेस, ये सब वगैरह आप दे देते हैं सपोज। उसके बाद आप देखते हैं तो आप सामान तो वहीं से खरीदते हैं, लेकिन कभी न कभी आपको अन्य दुकानों का, अन्य शोरूमों का विज्ञापन आपके मोबाइल पे आने लगता है। देखिए, जैसे कि आपने जो वहाँ पे अपनी सूचनाओं दिया उस कंपनी को या संस्था को, तो वो एक डेटा, एक सूचना तैयार हो गया जो उनके पास स्टोर है और वो उनको बेच रहे हैं, और उसके बाद उसका प्रयोग व्यापार बढ़ाने या किसी भी प्रकार तक आप तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका एक मिसयूज भी होता है कि जैसे यदि मान लीजिए आपकी कोई सूचना जो सिर्फ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो आपको प्रभावित कर दे, जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कहीं न कहीं आप नहीं चाहते हैं कि ये सूचना कहीं सार्वजनिक रूप से हो, तो वो सूचना यदि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पास पहुंच जाए जो आपका अहित कर दे, तो इससे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया और सरकार के ऊपर एक दबाव है कि किस प्रकार से इस डाटा का उपयोग कर सके जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिल सके और एक आम जनता की हितों की रक्षा भी हो सके। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ शब्दावलियों, क्योंकि इस बिल में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, अगर हम उन शब्दावलियों को नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि इस एक्ट और इस कानून में क्या क्या प्रावधान है और किस प्रकार से हमें वो प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, वो शब्दावलियों का ही खेल होते हैं। शब्दों से ही आप अपने तथ्यों को पलट सकते हैं या बदल सकते हैं, तो इसको हम ध्यान देंगे। चलिए, तो इसमें हम कुछ शब्दावलियों को बेसिक डिफिनेशन के साथ समझेंगे। हालांकि ये कुछ थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पर हम देखेंगे, विचार करेंगे कि है क्या। तो अगर हम बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो पहला आता है पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा, अब पर्सनल डाटा है क्या एक्चुअली, जैसे कि मान लीजिए कैरेक्टर या तो फिर एटीएम पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, या फिर कोई ऐसी डाटा, कोई ऐसी सूचना जिससे आपकी पहचान की जा सके, आपको भीड़ में भी पहचाना जा सके, आपकी गोपनीयता को प्रभावित हो, ऐसी डाटा को पर्सनल डाटा कहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए एटीएम आएगा, एटीएम नंबर, अकाउंट नंबर, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि आप कितने का महीने का टर्नओवर कर रहे हैं, आपका व्यापार क्या है, ट्रेड क्या है, आप किन किन लोगों से मिलते हैं, इस प्रकार के डाटा जो होते हैं वो पर्सनल डाटा होते हैं। दूसरा होता है नॉन पर्सनल डाटा। नॉन पर्सनल डाटा, नॉन पर्सनल डाटा में डाटा तो होता है लेकिन उस डाटा की वजह से आपकी पहचान नहीं की जा सकती है। जैसे अगर हम ये कह दें कि कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 5 फुट 8 इंच है और उसका वजन 62 kg है, तो क्या इसके वजह से क्या किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 फुट 8 इंच के व्यक्ति तो हजारों लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, 62 kg के व्यक्ति तो हजारों करोड़ों होंगे। इससे क्या है, आपका पर्सनल जो आपकी पहचान है वो छिपी रहेगी। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज क्या होगा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा। अब इसमें तीसरा जो डिफिनीशन है वह है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपकी बीमारी कोई, आपकी एलर्जी, आपका धर्म। जैसे मान लीजिए यदि आपके जीन में या फिर आपके जो फैमिली है उसकी जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर हैं, अगर ये सूचना किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वो भी आपको प्रभावित कर सकता है। आपकी बीमारी क्या है, आपको एलर्जी क्या है या आपका धर्म क्या है। तो यदि ये सूचना सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति को हो
तो वो व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लीजिए यदि आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर ने मना किया है कि आपको इन चीज़ों का परहेज करना है, तो ऐसे में यदि ये सूचना किसी आपके दुश्मन को लग जाए या किसी संस्था को लग जाए जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो किसी न किसी प्रकार से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, जो वो मौसम वो चीज़ें आपके सामने हो जाए, वो उन चीज़ों का आपको सेवन करा दे जिससे आपको एलर्जी हो, या फिर आपका कोई धर्म जिस धर्म को एक स्पेसिफिक स्थान पे नफरत किया जा रहा है या स्पेसिफिक लोगों के द्वारा नफरत किया जा रहा है, वहां पे आपके धर्म के बारे में बताया जाए, आपकी उपासना के बारे में बताया जाए, तो इस प्रकार से नफरत लोग आपसे करने लगेंगे। तो ये हो गया सेंसिटिव पर्सनल डाटा। अब समझेंगे हम लोग डाटा लोकलाइजेशन, क्योंकि इन शब्दावलियों को आप नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि है क्या डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे कि जो डाटा बन रहा है, ठीक है, जो डाटा बन रहा है वो डाटा जिस स्थान पे बना हो उसी स्थान पे उसका प्रोसेसिंग हो, उसी स्थान पे उसका प्रयोग हो, उसी स्थान पे उससे संबंधित सभी काम हो, तो इसको कहते हैं डाटा लोकलाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए हमारा दीप जीएस फाउंडेशन संस्था आजमगढ़ में है, तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं एक ये सूचना एक हम डाटा तैयार कर रहे हैं और ये डाटा का उपयोग इस आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के ही अंदर हो, ये होता है डाटा लोकलाइजेशन। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे कि डाटा प्रिंसिपल क्या होता है। अब आते हैं डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल मतलब ये होता है कि जैसे हम आप जितने भी मोबाइल या इंटरनेट यूजर करता है, ये लोग डाटा प्रिंसिपल हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आप कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं तो आपको पहले डाउनलोड करने से पहले पूरे टर्म्स एंड कंडीशन दे देता है कि उसके बाद लास्ट में आकर कहता है एक्सेप्ट। हालांकि हम वो टर्म्स कंडीशन पढ़ते नहीं, सीधे आकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप जो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, उसके बाद आप उसमें सहमति अपनी बताते हैं कि हाँ हम सहमत हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए। आप अपनी लोकेशन ऑन करते हैं उस एप्लीकेशन को अप्रूवल देने के लिए। तो ऐसे में डाटा प्रिंसिपल आप हैं कि आप डाटा को जनरेट कर रहे हैं, हम और आप एक डाटा प्रिंसिपल हैं। सिंस आप मेरी बात समझ रहे हैं, अपनी सूचनाओं को देना या बनाना ये डाटा प्रिंसिपल के दायरे में आता है। अब आते हैं हम डाटा फिड्यूसरी। डाटा फिड्यूसरी वो है जैसे कि कोई संस्था, कंपनी, व्यक्ति या राज्य या सरकार, ये डाटा फिड्यूसरी हो सकते हैं। जैसे कि डाटा प्रिंसिपल में हमने डाटा को बनाया या डाटा को दिया, लेकिन डाटा फिड्यूसरी में जिसको हम ये सूचना दे रहे हैं, जिसको सूचना बता रहे हैं, वो है डाटा फिड्यूसरी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी की फॉर्म भरते हैं तो उसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तो उसको कहते हैं डाटा फिड्यूसरी, कि जो पूछ रहा है आपसे वो डाटा फिड्यूसरी है। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ डाटा फिड्यूसरी। एक आता है सिग्निफिकेंट ऑफ डाटा फिड्यूसरी। इसका मतलब यह है कि वो संस्थाएं जो बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं लोगों को, उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ डाटा फिड्यूसरी। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक, इसको मान लेते हैं। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ लाया नहीं, क्योंकि जब ये एक्ट बन जाएगा तब इससे संबंधित नियमावली आएंगे। तो अभी जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जैसे कि व्हाट्सएप, लगभग भारत के बहुत सारे जो इंटरनेट यूजर है व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को सिग्निफिकेंट ऑफ डाटा फिड्यूसरी कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े समूह को ये प्रभावित कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं डाटा मिनिमाइजेशन। डाटा मिनिमाइजेशन
अब ध्यान दीजिए इसको, ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत जरूरी है डाटा मिनिमाइजेशन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर कहीं जॉब करनी है और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मान लीजिए बीटेक है, तो मुझे अगर वहाँ पे इंटरव्यू देना है तो मैं अपना नाम बता दूँ, पिता का नाम बता दूँ, एड्रेस बता दूँ, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दूँ रिज्यूम में, और इससे संबंधित जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो उसके व्यापार या कंपनी के लिए ज़रूरी है वो मैं दे दूँ। लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आपका जेनेटिक बीमारी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको किस किस बीमारी से एलर्जी है, तो ये थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा, क्योंकि वो जानकारी वो ले रहे हैं हमसे जो इनके यूज में नहीं है। लेकिन अभी आजकल होता क्या है कि कंपनियां जो हैं या फिर संस्थाएं, उसमें सरकार भी शामिल है, इस प्रकार से कंपनियां या संस्थाएं आपसे यदि कोई फॉर्म भराती हैं या फिर कोई डाटा कलेक्ट करती हैं, तो वो उन सूचनाओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से आपसे ले लेती है जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उस कार्य के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन भविष्य में उसका राजनीति के लिए या व्यापार के लिए वो अपना इस प्रकार से उपयोग कर लेते हैं। तो डाटा मिनिमाइजेशन में ये कहा गया है कि आपको कोई भी सूचना या डाटा किसी भी डाटा प्रिंसिपल से, यानी कि हम और कोई भी मोबाइल या इंटरनेट यूज करता, उससे उतना ही डाटा लेना है जितना जरूरी है। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं पोस्टमार्टम प्राइवेसी। पोस्टमार्टम प्राइवेसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है या फिर अपंग हो गया है, उसको किसी प्रकार की समस्या हो गई है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी भी तो सूचना होगी, उसकी भी तो जानकारी होगी। उस जानकारी या सूचना को कौन उपयोग करेगा, इसका उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी इस सूचनाओं का प्रयोग करने के लिए, उस डाटा का प्रयोग करने के लिए उसमें ये निर्धारित किया गया है। तो हम इन शब्दावलियों को समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार ने इसमें क्या क्या प्रावधान किया है और किस प्रकार से इसकी आलोचना हो रही है और किस प्रकार से इसके समर्थन दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि जो डाटा कलेक्ट होगा, पहली चीज इस आप डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में देख सकते हैं कि जो डाटा, जो ये बिल आया है वो पर्सनल डाटा से संबंधित आया है, पर्सनल डाटा। तो पहली चीज कि इसमें जो बात हो रही है सिर्फ पर्सनल डाटा की बात हो रही है, पर्सनल डाटा। दूसरी चीज कि जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसका जो प्रोसेस हो रहा है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन आपने मोबाइल पे या फिर इंटरनेट पे कोई भी जानकारी अपनी साझा की, वो ऑनलाइन हो गया, या फिर किसी के माध्यम से वो जानकारी आपसे ऑनलाइन ली गई, ये ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन मतलब क्या हो गया कि आपको बैठकर लिखवा कर या फिर गिनती मिलाकर अपने तरीके से उसको ले लिया, फिर उसको इंटरनेट पे या फिर किसी एप्लीकेशन पे प्रोसेस के माध्यम से चढ़ाना, उसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज तो ये हो गया कि ये ऑनलाइन के लिए सिर्फ डिजिटल जो डाटा होंगे उनके लिए ये नियम है। दूसरा नियम क्या है कि ये बिल के सारे प्रावधान एनआरआई पे लागू नहीं होंगे। जो एनआरआई होंगे, जो अपने भारत देश से बाहर रहते होंगे, उन पे ये नियम और उन पे ये एक्ट लागू नहीं होंगे। और या फिर ऐसी संस्था, ऐसी फिडुसरी संस्था जो कोई जानकारी आपसे कलेक्ट कर रही है या फिर कोई डाटा वो ले रहा है और वो संस्था किसी दूसरे देश में है, तो उन संस्थाओं पर भी ये लागू नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए यदि आपने कोई डाटा दे दिया और वो डाटा आप चाहें तो उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो आप दोबारा डिलीट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि आप कोई डाटा किसी को दे रहे हैं, चाहे वो संस्था हो, चाहे फिर वो राज्य है या फिर सरकार हो, कोई भी हो, तो आपको ये अधिकार रहेगा कि उस डाटा को आप नियंत्रण कर सको, आप उसको डिलीट कर सको, उसको कंट्रोल कर सको और जरूरत पड़ने पे आप उसको पुनः प्राप्त कर सको। तो ये आपके अधिकार रहेंगे। तीसरी चीज क्या है कि
डाटा जो डाटा प्रिंसिपल हैं उनके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा अपने डाटा को कंट्रोल करने पे। डाटा प्रिंसिपल मतलब हम और आप, यानी कि मोबाइल उपयोग करता, ठीक है। उसके बाद डाटा मिनिमाइजेशन पे इस पे जोर दिया गया है। डाटा मिनिमाइजेशन पे इस पे जोर इसलिए दिया गया है कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो सरकार सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों के माध्यम से इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है कि मांग हो रही है कि जातिगत जनगणना हो, तो जातिगत जनगणना सरकार को नहीं कराने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो एक ऐसा डाटा सरकार के मतलब जनता के बीच में नहीं रखनी चाहती है कि जिससे एक जातिगत राजनीति ज़्यादा बढ़े, क्षेत्रीय राजनीति ज़्यादा बढ़े, लोगों के अंदर थोड़ी नफरत की भावना हो। ये ऐसी सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन सरकार ये तो बताती है कि हमारी ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार, राज्य या फिर विपक्षी या फिर संस्थाएं इस प्रकार से कार्य करते हैं कि कोई संस्था या फिर कंपनी से अपना डील कर लेते हैं और वो आपको किसी ऑफर या फिर कोई शॉपिंग या फिर किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर या फिर किसी योजना का प्रलोभन देकर आपसे वो सारी जानकारियां प्राप्त कर लेता है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे मोबाइल के माध्यम से। जैसे आप देखते होंगे मोबाइल पे ही आपको कभी कभी ऑफर आता है कि आप ये जीत गए हैं या फिर आप इन योजना का लाभ लें, आप अपनी ये जानकारियां फिल करें। तो ऐसे में क्या होगा कि आपसे वो सभी जानकारियां ले ली जाती है जो ना उनके लिए आवश्यक हो करंट के मुद्दे पे, ना वो आपके लिए आवश्यक हो, लेकिन वो भविष्य में इसका उपयोग कर पाते हैं। इसलिए डाटा मिनिमाइजेशन पे जोर दिया गया है कि डाटा मिनिमाइजेशन पे नियंत्रण करना है कि आपको उतनी ही जरूरत है, उतनी ही डाटा आप लेंगे जितना आपको जरूरत है, ठीक है। फिर आते हैं पोस्टमार्टम प्राइवेसी को। कहा गया कि पोस्टमार्टम प्राइवेसी का प्रावधान वैसे ही रहेगा जो पुराने बिलों में था। और जो पोस्टमार्टम प्राइवेसी मतलब जैसे कोई पिता है, कोई दादा है, कोई बूढ़े हैं जो अपनी अक्षम स्थिति में है और वो अपना उपयोग कर नहीं सकते हैं, तो वो अपने उत्तराधिकारी को या फिर वो जिनको निर्देशित करें वो उनकी सूचनाओं का उपयोग कर सकता है। तो ये सब तो हम बातें समझ लिए। और इसमें एक चीज और है कि इसमें डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। साथ में वो संस्थाएं, वो कंपनियां या व्यक्ति जो डाटा फिड्यूसरी में आते हैं, तो उन डाटा फिड्यूसरी में एक अधिकारी की नियुक्त करना आवश्यक है, जिससे किसी भी डाटा प्रिंसिपल की या किसी भी व्यक्ति की अगर डाटा संबंधित कोई समस्या है या फिर उससे कोई कंप्लेन है तो उसका समाधान वो किया जा सके। अब हम इस पे ये समझेंगे कि सरकार द्वारा इसकी आलोचना, मतलब सरकार द्वारा जो ये इतने अच्छे बिल लाए हैं तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है और इस पे आलोचना इतनी क्यों हो रही है। तो अगर आलोचना की हम बात करेंगे तो पहली आलोचना इस बात पे हो रही है कि जो डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है इसमें जो बोर्ड की स्थापना हो रही है उस बोर्ड के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। पहली इसमें आलोचना यह है कि यदि सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तो राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होगी और कहीं न कहीं वो जो संस्था है, जो बोर्ड है, वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना यह है कि इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति का हित राष्ट्र के हित से छोटा होता है, यानी कि राष्ट्र का हित बड़ा है, व्यक्ति का हित छोटा है। ये बात बिल्कुल सही, राष्ट्र का हित बड़ा होना चाहिए। और उसमें यह भी कहा गया है कि यदि जरूरत पड़ी तो किसी भी व्यक्ति का डाटा बिना उसकी मर्जी से, बिना उसकी परमिशन से राष्ट्र के हित के लिए उससे लिया जा सकता है। तो ऐसे में अगर कोई सरकार तानाशाही हो गई और वो इस प्रकार से सिर्फ ये कह दे, क्योंकि देखिए होम मिनिस्ट्री में यदि फिर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि होती है कि जो राष्ट्र के हित से संबंधित हो, वो सूचना को सार्वजनिक नहीं करते हैं, सिर्फ एक्शन लेते हैं। तो ऐसे में सिर्फ यदि मान लीजिए कोई तानाशाही सरकार हो और वो इस प्रकार से कह दे कि नहीं राष्ट्र के हित की बात है, सिर्फ एक शब्द है राष्ट्र के हित, राष्ट्र के हित से वो संबंध रखे या न रखे, लेकिन सिर्फ ये कह दे कि राष्ट्र के हित, तो ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की उस व्यक्ति के साथ क्षति पहुंचाई जाती है, उसकी डाटा से छेड़छाड़ किया जाता है, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ये हो रहा है इस प्रकार से। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें
कंपनियों को लाभ देने के लिए, फायदा देने के लिए इस प्रकार से डाटा प्रोटेक्शन बिल में रिलैक्स किया गया है, लोकलाइजेशन को रिलैक्स किया गया है कि कहीं न कहीं वो संस्था भविष्य में यहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, उनकी सूचनाओं को बेच सकती हैं। जैसे कि आप रूस के चुनाव में देख सकते हैं, या फिर जैसे कि अमेरिका के चुनाव में ये देख सकते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप के समय ये चुनाव हुआ था तो एक विवाद चला था, काफ़ी विवाद चला था कि रूस के द्वारा ही डोनाल्ड ट्रंप को डाटा के माध्यम से मतलब कि इस प्रकार से प्रभावित किया गया कि उनको चुनाव जितवा दिया गया। और आज भी हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो चाहे व्यापार हो, डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस प्रकार से सरकार की आलोचना हो रही है। अगर हम इसमें सकारात्मक पक्ष की बात करें तो सकारात्मक पक्ष में ये होता है कि यदि डाटा लोकलाइजेशन को रिलैक्स किया गया है तो डाटा लोकलाइजेशन को रिलैक्स करने से स्टार्टअप बढ़ेगा। स्टार्टअप मतलब लोगों को व्यापार बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप क्या व्यापार कर रहे हैं या फिर हम क्या व्यापार करना चाहते हैं, अगर ये डाटा सार्वजनिक रूप से पब्लिक हो जाए, सबको पता चल जाए, किसी एक प्लेटफॉर्म पे रहे, तो ऐसे में क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक दूसरे से संबंध हम आपस में बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, व्यापार बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और जो विदेशी कंपनियां हैं उनको हम कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे देश में आइए और नए नए कंपनियों को लगाइए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डाटा देंगे किस प्रकार से लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, किस किस चीज़ों की ये लोग इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम डाटा लोकलाइजेशन में रिलैक्स कर रहे हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया इसका सकारात्मक पक्ष। अब अगर हम इस पर निष्कर्ष की बात करें कि निष्कर्ष क्या कर सकते हैं कि इसमें इन प्रावधान इस प्रकार से आलोचना हो रही है, तो सरकार को डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, इसमें राज्यों को भी इतनी छूट देनी चाहिए कि वो उससे संबंधित नियुक्तियों को प्रभावित कर सकें। साथ में केंद्र सरकार के स्तर पे बोर्ड की स्थापना हो, प्लस राज्य स्तर पे भी बोर्ड की स्थापना हो जिसका नियंत्रण राज्य सरकार करे। तीसरा चीज क्या है कि सिर्फ राष्ट्रहित या राष्ट्र के प्रभुत्व से संबंधित सिर्फ शब्दावलियों का प्रयोग करके कोई तानाशाही सरकार किसी भी व्यक्ति के डाटा को इस पर क्षति न पहुंचाए। सरकार को ये नसीहत दी जाती है और कोशिश ये करे सरकार कि इन डाटाओं का प्रयोग सिर्फ व्यापार तक ही सीमित हो और इस प्रकार से कोई ऐसी इसमें और प्रावधान लाए, कड़ी सजा का प्रावधान दे कि कोई भी डाटा फिड्यूसरी या कोई भी संस्था अगर किसी भी डाटा प्रिंसिपल का डाटा चोरी करती है या फिर किसी प्रकार का प्रभावित करती है तो इस पर कड़े प्रावधान और सजा का प्रावधान हो, जिसमें उनको फाइन लगे या फिर उस संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तो इस प्रकार से यदि सरकार आगे में इसमें जुड़ाव करती है, संशोधन करती है, तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल देश के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक किसी भी प्रकार का डाटा से संबंधित कोई नियम या कानून नहीं था, तो इस प्रकार से इस बिल का आना देश के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ की जनता को अच्छा है। और जो जटिलताएं जो साइबर सेल से संबंधित है वो उनको समाधान करने में देश पुलिस को और देश को लिए बहुत फायदे सिद्ध होगा। तो हम डाटा प्रोटेक्शन बिल को आज आसानी से समझें, कि शब्दावलियों को समझें। इसमें जब और संशोधन किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की और भी बात कही जाएगी सरकार के द्वारा, तो इससे संबंधित वीडियो हम आपके सामने और लाएंगे। कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में आपको इसी प्रकार से नए नए वीडियो, टॉपिक, एक्ट या कानून के बारे में समझाए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।